बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर से संबंधित आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उन सभी को कंप्लीटली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके पिछले 10 इयर्स में आपके सैंपल पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से संबंधित। उन सभी को अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे मैंने लिए है 10 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो आपके 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे। टोटल यहाँ पे मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और सबसे अहम बात, ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको हिंदी मीडियम में एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी जो आंसर्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो चैप्टर की शुरुआत होती है महाभारत से, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपका जो चैप्टर नंबर 3 है इसका तकरीबन 70% जो भाग है वो पूरा का पूरा बेस्ड है महाभारत पर, ठीक है। 70% भाग, बाकी कुछ उसके बाद का और उससे पहले का थोड़ा बहुत आ जाता है, बाकी 70 से 80% यही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, हमें बताना है महाभारत ग्रंथ का परिचय। अगर आपको महाभारत ग्रंथ के बारे में कुछ भी पता है, जो आप जानते हो, जो इंपॉर्टेंट है, वो आप बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, आपको जैसे होता है ना कि क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से, जैसे लेवल 0 से लेके लेवल 10 तक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी, फिर उससे थोड़ा सा कठिन, फिर कठिन कठिन कठिन, इस तरीके से हम एकदम इजी से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, महाभारत ग्रंथ का परिचय। तो लिखेंगे महाभारत जो है वो एक बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ है। ये भारत का एक अनुपम ग्रंथ है, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक, ठीक है। कैसा ग्रंथ है ये? भारत के लिए ये एक धार्मिक भी है, पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है और दार्शनिक भी है। विश्व के अगर हम किसी सबसे लंबे साहित्यिक ग्रंथ की बात करें, किसी महाकाव्य की बात करें, तो उसका श्रेय भी महाभारत को ही माना जाता है। और हिंदू धर्म में जितने भी वेद हुआ करते हैं उन सभी में पंचम वेद के नाम से महाभारत को जाना जाता है, ठीक है। आप सभी को पता है 5 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसमें से अगले अगर हम वेद की बात करें तो 5वां वेद आ जाता है महाभारत। ये इसकी महत्वता है। इसके मुख्य पात्र कौन से महाभारत की इस ग्रंथ में? तो सबसे मुख्य पात्र है श्री कृष्ण, फिर अर्जुन, यानी कि जो कौरव और पांडव हैं, इनके नाम और इनके परिवार, सगे संबंधी, बस ये इसके मतलब कि अहम पात्र हैं। अब इस महाभारत ग्रंथ का आधार क्या है? तो आधार ये है कि जो कौरव थे और पांडव थे, इनके बीच में जो आपसी संघर्ष हुआ था सत्ता को लेके, बेसिकली आप सभी को पता है कि संघर्ष नहीं होता अगर शकुनी ने वो चौसर का खेल जो वो नहीं खेला होता तो, ठीक है। शकुनी चौसर का खेल खेला तो जो पांडव थे वो हार गए। तो वही चीज थी यहाँ पे कि फिर संघर्ष हुआ इसको लेकर। फिर इस ग्रंथ के कुछ श्लोक थे। अगर हम बात करें महाभारत के शुरुआती ग्रंथों के श्लोक की, तो इसमें ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10,000 के आसपास श्लोक हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो ये 1 से 1.5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, ठीक है। 1,10,000 से 1,40,000 तक, ठीक है। तो हम इससे क्या पता लगता है कि शुरुआत में महाभारत ग्रंथ बेशक से कुछ ही क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन आज वर्तमान में ये एक ऐसा ग्रंथ बन चुका है जो लोगों को बिजनेस लेवल पे, मोटिवेशन के लेवल पे, पढ़ाई के लेवल पे, हर एक लेवल पर, पारिवारिक लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझाता है, ठीक है। तो ये महाभारत ग्रंथ का परिचय सिंपल सा, ये हिंदी में आपको समझा दिया है, आप इन पॉइंट को याद रखना। और हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेड कलर में जो मैंने यहाँ पे रेड कलर, पिंक कह लो, यहाँ पे जो मैंने अलग से इसको मार्क कर रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है, ये वर्ड आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में देखेंगे, राइट एन इंट्रोडक्शन टू दी महाभारत टेक्स्ट, यानी कि महाभारत ग्रंथ के बारे में आपको इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप ये सभी पॉइंट इजीली यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, महाभारत के कोई एक लेखक थे या फिर अनेक थे, यानी कि महाभारत जो है इसके लेखकों के बारे में आपको बताना है। तो इसके एक नहीं बल्कि कई लेखक थे जो कि समय समय पर बदलते रहे, ठीक है। शुरुआत होती है ऋषि व्यास से। अगर हम बात करते हैं कि महाभारत का साहित्यिक परंपरा के अनुसार कौन रचयिता थे सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम इसके जो रचयिता हैं
वो माने जाते हैं ऋषि व्यास। ठीक है, किसको माना जाता है? ऋषि व्यास को। फिर इनके पश्चात इस पे जो लेखन का कार्य है वो शुरू करते हैं भाट सारथी। भाट सारथी को एक तरीके से सूत भी कहा जाता था। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी भाई भाट सारथी की? ये ऐसे लेखक थे महाभारत के जो कि क्षत्रियों के साथ में, योद्धाओं के साथ में रणभूमि में जाते थे और वो किस तरीके से युद्ध लड़ते थे, क्या वार्तालाप होता था, सेना कैसे एक दूसरे को मारती थी, कैसे वो जीतते थे, इस संबंध में वे कविताएं लिखा करते थे। कौन? भाट सारथी। ठीक है, और ये रचनाएं जब महाभारत ग्रंथ का लेखन शुरू हुआ था तो उस समय ज्यादातर लेवल पर मौखिक रूप से होती थी, लेकिन जैसे इन्होंने लिखना शुरू किया फिर ये जो थी वो लिखित तौर पे ये संचालन की जाने लगी। ठीक, दूसरे हो गए। फिर तीसरे इसी में ऐड हो जाते हैं ब्राह्मण। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणों ने क्या किया? महाभारत के लेखन में अपने और कुछ नई बातों को जोड़ना शुरू कर दिया और ये वह समय था जब ब्राह्मणों ने देखा कि पूरी की पूरी महाभारत की जो कथा है वो कुरु और पांचाल के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। तब ब्राह्मणों ने इस पे अपना कब्जा किया, मतलब एक तरीके से लिखना शुरू कर दिया था इस तरीके से। ठीक है, फिर एक और काल आया। कौन सा काल? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। अब ये कैसा काल था? जब विष्णु देवता की आराधना की जाती थी, जहां पे विष्णु देवता की आराधना में श्री कृष्ण को महत्वपूर्ण नायक माना जाता था। ठीक है, तो एक रचना कब की है? जब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में कृष्ण को एक नायक माना जाता था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, तब अन्य लोगों ने इसमें लेखनी शुरू कर दी। ठीक है, और इसी तरह इसीलिए हम इसे गतिशील ग्रंथ भी कहते हैं। गतिशील ग्रंथ के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा आपको। तो हाँ, महाभारत के लेखक बहुत सारे, एक ऋषि व्यास, भाट सारथी, ब्राह्मण और अन्य कई भी थे। ठीक है, तो देखो जो मैंने यहाँ पे पिंक कलर में या फिर कह सकते हो उसे मार्क कर रखा है अलग से और अंडरलाइन में, इन पॉइंट को आप जरूर याद रखें। ठीक है, 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप इजीली देख सकते हैं, देयर वाज वन राइटर और महाभारत और देयर वर मैनी, यानी कि एक ही था या फिर बहुत सारे थे। पहले आप ऋषि व्यास, भाट सारथी, उसके बाद ब्राह्मण्स एंड अदर्स, इन सभी के बारे में इजीली लिख देंगे। ओके, वेल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही रहा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आपको इसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया होगा, इस क्वेश्चन की तरफ। महाभारत की, आपका जो महाभारत ग्रंथ है, इसकी भाषा एवं विषय वस्तु पर प्रकाश डालो। ठीक है, यानी कि हमें सिंपल सा महाभारत की विषय वस्तु समझानी है। ठीक है, क्या होती है भाई विषय वस्तु? कि इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, क्या इसमें उपदेश है, क्या इसमें कहानियां हैं, कविताएं हैं, श्लोक है, क्या मतलब है, इसमें क्या दिया गया है? तो बेसिकली देखो, अगर हम किसी भी ग्रंथ की बात कर लें, फॉर एग्जांपल महाभारत की, तो इसमें 2 मुख्य शीर्षक होते हैं। एक होता है आख्यान और एक होता है उपदेशात्मक। अब आप कहोगे कि सर ये आख्यान क्या है, ये उपदेशात्मक क्या है? देखो समझो, महाभारत में आख्यान का मतलब है कहानियों का संग्रह। क्या मतलब है? कहानियों का संग्रह, जिसमें कहानियां लिखी गई हो। ठीक है, और फिर आता है उपदेशात्मक। इसका क्या मतलब है? उपदेश सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें कि लोगों को उपदेश दिया जाए, अर्थात सामाजिक आचार विचारों का मानदंड इस तरीके। ठीक है, लेकिन कई बार ये देखा गया कि कहानियों में उपदेश है और उपदेश में कहानियां हैं, इस तरीके से। ठीक है, और वहीं महाभारत जो है, इसकी सबसे मुख्य हम कह सकते हैं कि कथा वो क्या है? वो ये है कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध है, इसकी याद। ठीक है, ये इसकी मुख्य कथा है, सिंपल सा। तो ये तो हो गया एकदम, मतलब इजी इजी क्वेश्चन हो गया अभी तक के आपके, कि महाभारत की भाषा में विषय वस्तु पर प्रकाश। एक होते हैं आख्यान, एक होते हैं उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियां होती हैं और उपदेशात्मक में उपदेश होते हैं। कई बार उपदेश में कहानियां होती हैं और कई बार कहानियों में उपदेश भी हुआ करते हैं, दोनों ही होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो लाइट ऑन द लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ महाभारत। तो एक तो है नैरेटिव एंड डेडिकेटेड। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं सारे पॉइंट्स को। ओके, वेल अगर आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें, और हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक हमें जरूर बताएं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम आपको जो समझा रहे हैं, जो सीरीज हम चला रहे हैं, वो आपको समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़े कठिन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, महाभारत काल के दौरान देखे गए पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श लिखिए। अब कहोगे हाँ, अब आया ना क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन टाइप में। महाभारत काल के दौरान जो पितृवंशिक, अर्थात पिता, ठीक है, फिर उसका बेटा,
फिर उसका भी बेटा, फिर उसका भी बेटा, यानी कि पितृवंशिकता के आधार पे जो व्यवस्था थी उसको आपको समझाना। आइए समझते हैं। देखिए, पहले आपको समझना होगा पितृवंशिकता का मतलब क्या है। अर्थात आपके दादाजी, ठीक है, फिर आपके पिताजी, एक सेकेंड, हाँ, फिर आपके पिताजी और आपके पिता के बेटे आप, यानी कि उसके बेटे, फिर उसके बेटे के बेटे, उसके बेटे के बेटे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आती है, क्योंकि पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र, इस तरीके से चलती आती है, उसे पितृवंशिकता कहते हैं। अगर पूछा जाएगा मातृवंशिकता क्या होती है, तो ठीक है, यहाँ पे माता की पुत्री, उसकी प्रपुत्री, और इस तरीके से ये चलती जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या था भाई पितृवंशिकता का मतलब, तो समझ गए। महाभारत जो थी वो बांधव के दो दल, यानी कि भाइयों के दो दलों के बीच में, एक है कौरव और एक है पांडव, इसके बीच में भूमि को लेके और सत्ता को लेके जो संघर्ष हुआ है, इसके बारे में महाभारत में चित्रण किया गया है। और ये देखा गया कि जब ये युद्ध होता है, ये जो संघर्ष होता है कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, फिर ये जो पूरा एक संघर्ष होना है वो युद्ध में बदल गया था। आप सभी को पता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था तकरीबन, वैसे दिन मुझे याद नहीं है, 18 से 21 दिन था, कुछ कंफर्म याद नहीं है, वैसे मैं बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। ये संघर्ष था, युद्ध में बदल गया, और युद्ध में जो थे वो पांडव विजयी हो जाते हैं, और उसके बाद पितृवंशिकता के आधार पर जो युधिष्ठिर होते हैं उनको उत्तराधिकारी बना दिए जाते हैं, अगर आपने महाभारत पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पितृवंशिकता के आधार पे हो गया। लेकिन कई बार ये देखा गया कि अगर किसी का पुत्र नहीं है, तो वो जो राजा है वो अपने भाई को भी उत्तराधिकारी बना सकता था, या फिर भाई, अगर भाई भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, तो अपने किसी सगे संबंधी को भी अपना उत्तराधिकारी चुन सकता था, या फिर किसी को गोद भी ले सकता था। कई सारे ऑप्शन वहां पे हुआ करते थे, ठीक है। इस संबंध में स्त्रियों के बारे में भी ये बात आई कि स्त्रियां जो थी वो भी अपने पिता की संपत्ति पर यहाँ पे अधिकार करती हुई देखी। हालांकि ये पूरे उपमहाद्वीप में, अगर हम देखें उपमहाद्वीप में, तो बहुत कम था ऐसा। मान लेते कि मतलब 100 राजा है, तो 100 में से ऐसा कोई एक ही राजा होगा जिस जो कि यहाँ पर पुत्री राज करती होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मातृवंशिकता आ जाती है। तो ये है पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श, सिंपल सा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और कौरव पांडवों के बीच में युद्ध होता है, उसके बाद युधिष्ठिर उत्तराधिकारी बनते हैं, पुत्र नहीं है तो भाई, बंधु बांधव सभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी चुना सकते हैं, गोद भी लिया जा सकता है, और स्त्रियां भी इसमें आ जाती है, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन को अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा, तो पूछेगा राइट द आइडियल्स, क्या क्वेश्चन है, राइट द आइडियल्स ऑफ पैट्रिलिनियल सिस्टम ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। तो आप इस तरीके से इन सभी को इजीली रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने हर एक पॉइंट को आपको हिंदी में भी समझा दिया है, ओके। वेल, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बच्चों हमसे पूछा गया है महाभारत कालीन परिवार के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। देखो, अभी हमने देखा था महाभारत के पितृवंशिकता के आधार पर, ठीक है, ये रहा पितृवंशिकता। अब हमसे पूछा गया परिवार के बारे में। तो याद रखना, अगर आपसे ये जो परिवार वाला क्वेश्चन है, ये आपसे अगर 8 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप जो आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा परिवार का, ये भी पूरा लिखना होगा, ठीक। और जो अभी हमने ये पढ़ा था पितृवंशिकता, आपको ये भी पूरा लिखना होगा, ठीक है ना। तो याद रखें इस चीज को। चलिए, तो महाभारत काल के दौरान पारिवारिक जो भी संबंध वगैरह थे, इस तरीके से उनकी जानकारी कैसे मिलती है इसको। तो महाभारत काल में अगर हम परिवार की बात कर रहे हैं, तो सभी परिवार जो थे वो एक जैसे नहीं होते थे, परिवार अलग अलग टाइप के हुआ करते थे, ठीक है। अब परिवारों में जो लोग थे उनकी गिनती कई बार उनके रिश्ते से होती थी, कई बार वो जो क्या काम करते थे इससे हुआ करती थी, ठीक है। कई बार जो थे कई परिवार जो थे वो आपस में मिलकर भोजन करते थे, जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल में बैठ के भोजन, जैसे सभी लोग जो भी संसाधन होते हैं उसका मिल बांट कर आपस में इस्तेमाल करते हैं, एक साथ हम लोग रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अन्य कार्य को एक ही साथ करते हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा है कि कई परिवार ऐसे थे जहां पर उनके रिश्ते के अनुसार उनके कार्यों के आधार पर उनको गिना जाता था, और कई परिवार तो ऐसे थे जो आपस में ऐसे रहते थे जहां पे लगता भी नहीं हो कि चाचा ताऊ फूफा मौसेरे, इस तरीके से सभी एक ही साथ रहते हो और एक ही परिवार हो, ठीक है ना। तो ये चीज थी। परिवार बेसिकली एक बड़े समूह का हिस्सा होता था जिसे हम संबंधी कहा करते थे, या फिर कह सकते हैं जाति समूह कह सकते हैं, सिंपल सा। परिवार क्या था, एक बड़े समूह का हिस्सा जिसे हम संबंधी, आप सभी को पता है जब भी हम अपने परिवार के बारे में बात करते हैं रिश्तेदारों के, तो कहते हैं हमारे सगे संबंधी हैं, अरे ये तो वो हमारे वहाँ के फलाने फलाने गाँव के सगे संबंधी आ गए हैं, अच्छा संबंधी आए हैं, चलो, ऐसे कुछ, ठीक है। अब पारिवारिक जो रिश्ते थे वो नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब
जो कि आपके रक्त से संबंधित नहीं है, और दूसरे होते थे रक्त संबंध। फॉर एग्जाम्पल आपके ये एक फैमिली है ए पर्टिकुलर और एक ये है बी पर्टिकुलर। तो नैसर्गिक में क्या होगा कि ये जो सॉरी पहले रक्त संबंध समझ लो, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक पिता है, ठीक है। अब एक पिता की जो पत्नी है, उसका बेटा है और उसकी बेटी है। अब नैसर्गिक क्या हो जाएंगे, ये जो पिता था इसकी बहन कहीं पे मतलब जाके ब्याही जाती है, तो उसके बेटे के लिए, उसकी बेटी के लिए, उसकी पत्नी के लिए ये जो रिश्ते हैं वो क्या होंगे, वो होंगे नैसर्गिक रिश्ते, यानी कि रक्त के अलावा जो भी संबंध बनते हैं उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे भाई बहन मौसेरे चचेरे ये सभी आ जाते हैं। संस्कृत ग्रंथों में अगर हम किसी परिवार के कुल की बात कर लेते हैं, तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है एक परिवार के लिए, और जाति शब्द का प्रयोग किया गया है बड़े बड़े जो समूह हुआ करते थे भाई बहन, ठीक है। तो महाभारत काल के दौरान देखे गए जो पितृवंशिकता के आधार थे, ये आपको इस तरीके से लिखने हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि परिवार के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो ये लिखेंगे। इसी क्वेश्चन को 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसको 8 मार्क्स से जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में पूछा जाएगा तो लिखेंगे व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट अबाउट फैमिलीज ऑफ महाभारत। तो क्या इंफॉर्मेशन हमें फैमिली के बारे में मिलती है महाभारत से। Not all families are the same. Family relation are considered to be natural and blood relation. In such a text, it is one कुल and जाति। आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको समझाई दिया हिंदी में, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, इनमें कितने प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित थी, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। हमें बताना है कि विवाह कितने प्रकार के होते थे और सभी के विस्तार से हमें समझाना, ठीक है। तो देखो, चाहे धर्मशास्त्र की बात करें या धर्मसूत्र की बात करें, तो टोटल यहाँ पे 8 प्रकार के जो विवाह थे वो प्रचलित थे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो मान्यता थी, जो ज्यादातर यहाँ पे लोग उनको अपनाते थे, वो 4 होते थे। अब कौन कौन से थे उनको हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला था बहिर्विवाह पद्धति। अब देखो, मैं एक यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल नहीं, इसे आप तरीके से एक गांव कह सकते हैं, ठीक है। गांव भी नहीं कह सकते, इसे हम एक समुदाय मान लेते हैं, ठीक। ये क्या है, एक है हमारा समुदाय पूरा का पूरा, जिसमें ये इस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो रहते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। बहिर्विवाह पद्धति, गोत्र से बाहर करने की प्रथा, अर्थात ये समुदाय का कोई गोत्र है, मान लेते ए पर्टिकुलर गोत्र है, तो बहिर्विवाह के अंतर्गत क्या होगा, ये अपने एक गोत्र में विवाह नहीं करेंगे, बल्कि किसी अन्य गोत्र में, जो भी हमारे बी से लेकर जेड तक गोत्र बसते हैं, उसके साथ में ये विवाह करेंगे। इसके अंतर्गत बहिर्विवाह पद्धति के अंतर्गत, ठीक। फिर आता है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में क्या होगा कि इसमें इसका जो गोत्र है, एक गोत्र है, तो इसे अपने एक गोत्र के ही किसी बंदे के साथ में विवाह करना, ठीक है। यानी कि एक ही कुल, जाति और स्थान में बसने वाले लोग आपस में विवाह कर लेते। बहुपत्नी प्रथा, इस एक ए पर्टिकुलर व्यक्ति की, नॉर्मल क्या होता है, एक पत्नी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुपति प्रथा का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक पति होना, ठीक है। मान लीजिए ये एक बी महिला है, तो ये क्या करती है, कई लोगों से शादियां कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, वैसे तो अगर हम महाभारत की बात करें तो उसमें द्रौपदी, ठीक है। द्रौपदी, आप सभी को पता है इनकी कहानी क्या थी कि जब ये पांडव जो थे अज्ञातवास काट रहे थे, तो उस समय वो भिक्षा में द्रौपदी को लेके आते हैं, ठीक है। तो उनकी माता क्या होती है, कुछ खाना वाना बना रही होती है, तो युधिष्ठिर कहते हैं माता देखो आज हम भिक्षा में क्या लाए, तो माता कह देती है जो भी लाए हो सभी आपस में बांट लो। और जब पीछे मुड़ के देखती है तो द्रौपदी नाम की एक स्त्री होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक तरीके से द्रौपदी के फिर 5 पति बन जाते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक पति होना ये होता है, यानी कि एक महिला के 5 पति होना, सिंपल मतलब एक से अधिक पति होना। और बहुपत्नी यानी कि एक पति की एक से अधिक पत्नियां होना। जैसे हम अगर मान लेते हैं भगवान कृष्ण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण की 1 लाख, ठीक है, 1,16,000 रानियां थी, 1,16,000 रानियां थी। तो ये क्या है, ये एक बहुपत्नी प्रथा का उदाहरण है, ठीक है। पुत्री के संबंध में ये था कि कन्यादान जो है पिता का, ये सबसे अहम कर्तव्य रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य रहेगा कि विवाह के समय कन्या को दान के रूप में जो वर पक्ष होता है उसको दान में देना, ठीक है। पुत्री का अपने पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया एकदम इजी वे में, और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया, ओके। चलिए, तो ये आपको सभी के सभी समझ में आ गए होंगे इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 6 को इंग्लिश में देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम वर
प्रिविलेंट इन धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र क्लैरिफाइड। तो टोटल यहाँ पे जो थे वो 8 टाइप्स बताए जाते, बट यहाँ पे जो मोस्ट प्रिविलेंट थे वो टोटल 4 थे। ठीक है, ये 4 थे और उसके बाद ये 2 पॉइंट अलग से आपको लेंगे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 7। अब हमें बताना है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम। देखो ध्यान से समझो क्या पूछा गया है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण अर्थात जो हमारे ये 4 वर्ण होते हैं, इनकी ये किस तरीके से पैसे कमाते थे, इनका क्या जीविका के नियम थे, ये हमें बताना। बेसिकली ब्राह्मण जो थे वो अपनी वर्ण व्यवस्था को एक दैवीय व्यवस्था बताते थे। तो इसी के अंतर्गत वो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग कार्यों में अलग अलग तरीके से हुई है। ठीक है, और दैवीय व्यवस्था के संबंध में कि ये जो व्यवस्था है, वर्ण की व्यवस्था, ये देवताओं ने बनाई है। किसने? ये व्यवस्था जो वो देवों ने बनाई है, और वो किसी भी व्यक्ति का स्थिति वो इस पर निर्धारित करती है वो कि किस वर्ण में वो जन्म लेता है। कोई व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण में जन्म लिया तो उसे ये सारे कार्य करने होंगे, किसी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो उसे ये सभी कार्य करने होंगे, ये सारी चीजें। तो जन्म के आधार पे प्रतिष्ठा एक व्यक्ति की निर्धारित कर दी गई थी। ठीक है, तो ब्राह्मणों का क्या जीविका का नियम था? सबसे पहला तो ये था कि ब्राह्मण जो है वो वेद और संस्कृत ग्रंथ इन सभी का अध्ययन करेंगे, वेदों की शिक्षा लेंगे, लोगों को वेदों की शिक्षा देंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, दान देंगे, दान लेंगे, ये सभी कार्य होते थे ब्राह्मणों के, जिससे ये अपनी जीविका चलाते थे। फिर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते थे? जितने भी लोग होते थे अपने क्षेत्र के, उनके लिए युद्ध करते थे ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, यानी कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। लोगों में कोई विवाद हो जाता था तो उनका न्याय करते थे। ये लोग भी वेद पढ़ लिया करते थे, कभी कभी जब खाली टाइम होता था यज्ञ भी करवाते थे और दान भी दिया करते थे। ठीक, फिर आते हैं वैश्य। वैश्यों का कार्य था कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, वेदों को पढ़ना, ये यज्ञ भी करवा लेते थे और दान भी यही दिया। ठीक है, तो कुछ कुछ 2-3 कार्य, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान देना, ये आप तीनों में ही डाल सकते हो। एक दो कुछ अलग है वो आप देख लीजिए। ठीक है, लेकिन जो चौथा वर्ग है हमारा शुद्ध वाला, इसका भाई कुछ भी कार्य नहीं था। ये एक ऐसा वर्ग था जिसका अर्थ है इन सभी की सेवा करनी है, बस जो भी तुमसे कुछ भी कहे बस तुम्हें उसके कार्य करने। ठीक है, ब्राह्मण जो थे वो शासकों को ये उपदेश देते थे कि भाई सुनो, ये जो व्यवस्था है ये एक दैवीय व्यवस्था है, इसीलिए तुम्हें इन नियमों का जो पालन है अपने राज्य के लोगों से करवाना होगा। ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित है, अर्थात कोई यदि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो उसके लिए ये सभी रास्ते खुल जाते हैं। कोई शूद्र में जन्म लिया है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, बस तीनों वर्गों की सेवा करनी रास्ता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम, तो आप इन सभी को इजीली ऐसे रीड आउट कर सकते हो। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दैवीय व्यवस्था मानते थे कैसे, तो पहले तो आपको ये भी लिख देना है और फिर ये भी, तो दोनों ही क्वेश्चन में आपको एक ही आंसर लिख देना। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में पूछेगा राइट द रूल्स ऑफ आइडियल लिविंग फॉर द वंस अकॉर्डिंग टू द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। क्या था? द ब्राह्मीन्स कंसिडर द ओरिजिन ऑफ द वर्ण सिस्टम टू बी अ डिवाइन, यानी कि ये एक दैवीय व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यहाँ पे फिर आ जाते हैं शूद्र, और इसके बाद एक दो पॉइंट है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 इजी वे में आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमें पता है जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें ये बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार केवल और केवल क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी रहे, अर्थात यहाँ पे कुछ जो लोग थे वो अक्षत्रिय राजा होते थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षत्रिय राजा हुआ करते थे, स्पष्ट कीजिए इस तरह से। तो हमें बताना है कि वो कौन कौन से उदाहरण हैं। चलिए समझते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, पर वास्तव में ऐसे कई शासक रहे हैं जो कि अक्षत्रिय राजा रहे थे। इसमें से सबसे पहले नाम आता है मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश के शासकों ने एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य पे शासन किया था, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था। ठीक है, लेकिन इनका उद्भव कैसे हुआ था इसको लेके काफी मतभेद है, क्योंकि देखो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि जो मौर्य थे ये क्षत्रिय थे,
लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कहते हैं कि मौर्य जो थे वो निम्न कुल के माने जाते हैं। ठीक, पहला हो जाएगा मौर्य वंश का। फिर दूसरा आएगा शुंग व कौरव, ये भी मौर्य वंश के ये अपने आप को उत्तराधिकारी बताते हैं, अर्थात शुंग व कौरव ये अपने आप को मौर्यों के उत्तराधिकारी बताते थे। चलो ठीक है, उत्तराधिकारी बताया तो या तो तुम निम्न कुल के होते या तो फिर तुम क्षत्रिय होते, बट इन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं। ठीक है, उत्तराधिकारी बताया मौर्यों का, लेकिन है खुद ब्राह्मण। इनका यह मानना था कि राजनीति का कोई भी उपभोग कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अगर उसके पास हिम्मत है कि वो अपने लिए शक्ति, संसाधन और लोगों का समर्थन, लोगों का विश्वास जीत सकता है। तो इन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक सत्ता का उपयोग करना है, राजनीति में जाना है, तो इसके लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लेना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, ये इनका मानना था। ठीक, फिर आते हैं तीसरे सातवाहन शासक गौतमी पुत्रश्री शातकर्णी। इन्होंने क्या कहा कि हम एक अनूठे ब्राह्मण हैं और हमने कई क्षत्रियों का हनन किया है। ठीक है, ये कहते हैं कि हम एक अनूठे ब्राह्मण हैं और हमने क्षत्रियों का हनन भी किया है और हमने राज भी किया है। ये क्या दर्शाते हैं कि ये क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण थे, फिर भी क्षत्रियों को मारा और इन्होंने राज किया। इन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों की 4 वर्णों की व्यवस्था को मानते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, आपकी व्यवस्था अच्छी है, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि हम अंतर विवाह पद्धति का भी पालन करते हैं, अर्थात धर्मशास्त्र में जो विवाह की पद्धति बताएगी वो उसका भी हम पालन करते हैं। फिर आते हैं शक शासक। ये शक शासक बेसिकली भारत में मध्य एशिया की कंट्री से आए हुए थे। तो ब्राह्मणों ने इन शासकों को देखा और कहा अरे ये तो दूसरे देश से आ गए, अन्य देश ही हैं, ये हमारी संस्कृत की भाषा से, संस्कृत परिपाटी से अज्ञात है, इन्हें क्या ही पता है, हम क्या जानते हैं, हमारी मान्यताएं क्या है। और ये फिर उन्हें क्या कहते थे, मालेच्छ कहा करते। ठीक है, लेकिन कुछ अभिलेखों में हमें ये देखने को मिला है कि ये जो शक शासक थे ये संस्कृत भाषा को, संस्कृत परिपाटी को अच्छे से जानते थे। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति थे, एक राजा थे जिनका नाम था राजा रुद्रदमन। इन्होंने सुदर्शन झील सरोवर के जीर्णोद्वार का निर्माण करवाया था, जिससे ये पता चलता है कि ये संस्कृत परिपाटी से अवगत थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, स्पष्ट कीजिए सेम आंसर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा होते थे लेकिन कुछ अपवाद थे, तो आप बता दोगे मौर्य वंश, शुंग व कव्र, फिर सातकर्णी के बारे में और शक शासक, इन सभी। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीटली आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, वेल आगे आता है इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू दी स्क्रिप्चर्स ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग्स बट देयर वाज सम एक्सपेक्टेशंस टू दिस। देखिए केवल क्षत्रिय ही राजा होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, और अक्षत्रिय भी राजा होते थे। तो मौर्य डायनेस्टी, शुंग व कव्र और सातकर्णी और जो शक रूलर्स थे, इसके बारे में आप ये सभी पॉइंट इजीली यहाँ से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आगे चले। हाँ, क्वेश्चन 8 हो गया इंग्लिश में। अब हाँ, कोई भी कभी क्वेश्चन हो आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आपका टेलीग्राम पे आप उसे ज्वाइन जरूर करो, लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चंडालों के कर्तव्य किस ग्रंथ में दिए गए हैं तथा वह क्या है। सिंपल सा, चंडालों के कर्तव्य की सूची कहाँ दी गई है और उनके कर्तव्य हैं क्या। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ब्राह्मण जो थे वो बेसिकली अपने आप को पवित्र कार्य करने वाले मानते थे। वहीं जो चंडाल थे उनको ये कहते थे कि जो चंडाल लोग हैं ये वे लोग होते हैं जो मरे हुए जानवरों को छूते हैं और लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। चंडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज से बिल्कुल अलग रखा गया था, बहुत ही एकदम निम्न वाले दर्जे में रखा गया था। ठीक है, ब्राह्मण जो थे वो कहते थे कि हम चंडालों को छूना, छूना तो खैर बहुत बड़ी बात है, अगर इन्हें देख भी लेते तो भी हम अपने आप को अपवित्र महसूस करते हैं। ठीक है, अर्थात ब्राह्मण क्या कहते हैं कि हमारे कार्य पवित्र है, हम अपने आप को पवित्र मानते हैं। चंडाल वो लोग होते हैं जो मरे जानवरों को छूते, हमारे कार्य हम बहुत अच्छे हैं, और चंडाल वे लोग हैं जिसे अगर हम देख लेते या छू भी लेते तो भी हम अपवित्र हो जाते। अब है मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, तो वो कौन कौन से कर्तव्य हैं जो चंडाल किया करते हैं। सबसे पहला, चंडालों को बेसिकली एक जो पर्टिकुलर गांव होता है, ठीक है, ये जो हमारा गांव है एक तरीके से, इनको इस गांव की इस सीमा के इस एरिया पे रहना पड़ता था। ठीक है, लोगों के फेंके हुए जो बर्तन होते थे ये उनका इस्तेमाल करते थे, नया वगैरह खरीदने की इजाजत थी, पहले तो पैसे ही नहीं होते थे। उसके बाद मरे हुए जो लोग थे उनका इन्हें अंतिम संस्कार करना पड़ता था। साथ ही साथ
इनके पास जो भी कपड़े होते थे, कंगन वगैरह, आभूषण, ये क्या करते थे, जो मरे हुए लोग होते थे उन्हीं के उतार के पहन लिया करते थे। अब आप कहोगे क्या इन्हें कभी किसी ने पकड़ा नहीं ऐसे करते हुए, क्योंकि ये तो इन्हीं का कार्य ही यही था, ठीक है। वैदिक रूप से काम करते थे, अर्थात इन्हें एक तरीके से जो लाश वगैरह जलाने के कार्य होते हैं वो कार्य करने पड़ते थे, और एक ऐसे रूप में कार्य करते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी निम्न स्थिति, ठीक है। इन्हें रात में गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं थी। देखो, पहली बात, दिन में आ नहीं पाते थे, अगर आते थे तो इन्हें अपने पैरों में कुछ पंजेब टाइप में बांध के चलना होता था, ताकि अन्य जो लोग हैं वो उन्हें देखने से बच जाएं और अपवित्र होने से बच जाए। कभी अगर इंपॉर्टेंट पड़ता भी है, क्योंकि अंतिम संस्कार करना है तो उस व्यक्ति को घर से लाना पड़ेगा, तो गांव में तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए ये होता था कि इनके पैरों में कुछ पंजेब टाइप में बंधा हुआ होता था, ठीक है ना, इस तरीके से। और रात में तो गांव में चलने की अनुमति थी ही नहीं इनको। तो ये है मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य की सूची, ठीक है। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। अगर यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे, इन विच बुक द ड्यूटीज ऑफ चंडाल्स आर गिवन एंड व्हाट आर दे। तो बुक का नाम है मनुस्मृति, एंड वो क्या है, तो ये सारे 6 पॉइंट आप इजीली लिख दें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत काल में स्त्री के गोत्र के नियम क्या थे तथा इसका सर्वत्र पालन होता था या नहीं, समझाइए। तो स्त्री के गोत्र के नियम क्या थे और क्या इनका पालन सही से होता था या नहीं। देखो, पहले तो आप ये समझो कि जो स्त्री का गोत्र होता था ये बेसिकली किसी एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। मान लेते हैं एक वैदिक ऋषि है, यहाँ पे मान लेते हैं वैदिक ऋषि का नाम है कृष्ण, ठीक है, या फिर वैदिक ऋषि का नाम है जयप्रकाश, ठीक। तो क्या होगा कि जितने भी ये पर्टिकुलर कुछ लोग रहते हैं, इन्होंने अपना वंशज, मतलब इन्होंने अपना वंश एक तरीके से अपने पिता के रूप में या फिर एक अपने गुरु के रूप में इन्हें अपना स्वीकार किया, कृष्ण को या फिर जय को। तो ये क्या होंगे, अब जितने भी इनके बेटे इनके बेटे इनके बेटे बनते जाएंगे, वो क्या होंगे, वो सभी इसके गोत्र से माने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज थी। अब गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम हुआ करते थे, और लेकिन इन नियमों को ऐसा भी देखा गया था कि पूरी रूप से पालन भी नहीं होता था। नियम क्या थे, 2 नियम थे। नियम नंबर 1 कि विवाह के पश्चात जो भी स्त्रियां रहेंगी उन्हें अपने पिता के स्थान पर अपने पति का गोत्र अपनाना होगा। मान लेते हैं कि शादी से पहले जो लड़की है उसका गोत्र है ए, यानी कि ये ए गोत्र है उसके पिता का, ठीक है, ये है उसके पिता का। अब शादी हो गई है तो लड़की का गोत्र है बी, तो यहाँ पे पत्नी जो रहेगी, पत्नी, उसका गोत्र भी चेंज हो जाएगा, ये बी बन जाएगा। आपने नॉर्मली भी देखा है, अगर किसी की जाति कुमार है और शादी उसकी किसी अन्य जाति में हो जाती तो उसे चेंज करना पड़ता है लड़की को। एक ही गोत्र के जो सदस्य होते थे वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे ये चीज गोत्र के संबंध में, ठीक। अब आती है बारी कि इसके कुछ अपवाद भी शामिल थे या नहीं। बिल्कुल अपवाद शामिल थे। देखिए, पहले अपवाद है सातवाहन शासक। तो कई ऐसे सातवाहन शासक थे जिन्होंने बहुपत्नी प्रथा को, यानी कि एक से अधिक पत्नियां जो थी, इस प्रथा को अपनाया था, जबकि ये उस समय प्रचलित नहीं था, उस समय इस पर रोक लगी हुई थी, ठीक है। रानियों के जो नाम थे उसमें गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों के उपयोग किए गए थे, जो कि पिता के गोत्र हुआ करते थे। अर्थात क्या समझ में आया, पहला क्या था कि पिता के स्थान पर पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा जब शादी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी का अपवाद यहाँ पे ये देखने को मिला कि सातवाहन जो राजा होते थे, कई राजा, इन्होंने अपनी कई सारी पत्नियों से शादी की थी, कई सारी महिलाओं से शादी की थी, तो उनके जो गोत्र थे उनके गोत्रों में गौतम और वशिष्ठ का होना ये दर्शाता है कि यहाँ पर शादी के बाद भी पिता के गोत्रों को अपनाया गया था, ठीक है। वहीं कई जो सातवाहन राजा हुआ करते थे, ठीक है, कई सातवाहन राजा थे, उन्हें उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था। अर्थात यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे माताओं का नाम जो है वो महत्वपूर्ण है, यानी कि मातृवंशिकता भी देखी गई थी, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली बहुत कम रहा होगा। तो सिंपल सा ये चीज है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि गोत्र के 2 नियम क्या थे, इसका आधार क्या था और इसका सर्वत्र पालन होता था या नहीं, ये चीज। तो कुछ अपवाद भी थे और पालन तो होता ही था, ऐसा नहीं था नहीं होता था, होता था, लेकिन कुछ अपवाद भी इसमें शामिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसी को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, व्हाट वर द रूल्स ऑफ वुमेन्स गोत्र इन द महाभारत पीरियड एंड वर दे फॉलोड एवरीवेयर। क्या था और क्या इनका सही से हर जगह पालन होता भी था या नहीं। तो जो 2 रूल्स हैं वो रूल्स ये है,
और पहले रूल्स के अगेंस्ट में ये पॉइंट आ जाएगा, दूसरे रूल के अगेंस्ट में ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज है, आप इजीली यहां से समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए 11 में हमसे पूछा गया है मंदसौर अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक किस प्रकार देता है। आपने क्वेश्चन शायद पढ़ा भी नहीं होगा अच्छे से, है ना। समझाता हूं, देखो लिखेंगे इसका आंसर इस तरीके से। मंदसौर जो अभिलेख थे वो हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्र से प्राप्त होते हैं लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। अभी इसमें किस प्रकार की प्रक्रियाओं की झलक मिलती है, तो इसमें बेसिकली जो रेशम बुनकर होते थे इनकी एक श्रेणी का यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो रेशम बुनकर थे, ये जो श्रेणी हुआ करती थी, ये लाट यानी कि वर्तमान का जो गुजरात है इस क्षेत्र के निवासी हुआ करते थे, और वहां से फिर धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते चले गए व्यापार की तलाश में मंदसौर, जिसे उस समय दशपुर कहा जाता था। इस श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर करती थी, अर्थात ये जो श्रेणी यहाँ पे बनी हुई थी कहाँ पे, मंदसौर में, यानी कि जब ये गुजरात में थे फिर आगे आगे बढ़ते चले गए तो पहुंचे दशापुर। यहाँ पे श्रेणियां जो थी वो कई चीजों में, कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर कुछ सदस्य जो थे वो कई अन्य जीविकाओं को अपनाने लगते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सदस्य जो था वो एक व्यवसाय के अतिरिक्त कई अन्य चीजों में भी सहभागी हुआ करते थे, और सामूहिक रूप से शिल्प कार्य करना, धन अर्जित करना, सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाना, ये सभी कार्य इसके अंतर्गत आते थे। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश, यानी कि मंदसौर अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक किस प्रकार से देते हैं, तो ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो पूछेगा हाउ द मंदसौर इंस्क्रिप्शन गिव अ ग्लिम्पिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस। सबसे पहले एमपी से मिलते हैं और कब, 5th सेंचुरी एडी में। फिर आप इजीली इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ऑलरेडी हमारे जो है वो 38 मिनट के आसपास हो चुके हैं, तो अभी हमको 3 क्वेश्चन और करने हैं, यानी कि 10 मिनट और लगेगा, तो देखते हैं, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पुरुष सूक्त में वर्णित ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करो। बहुत ही छोटा सा आंसर है कि पुरुष सूक्त में वर्णित ब्राह्मणवादी, ये क्वेश्चन आपने देखा भी नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जिसे आपने सही से समझा भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि मंसूर अभिलेख वाला, और एक ये हो जाएगा। तो देखो पुरुष सूक्त में ब्राह्मणवादी जो दृष्टिकोण है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो ब्राह्मण जो लोग थे वो कहते हैं कि इस संसार के जितने भी तत्व हैं उन सभी का उत्पन्न, ये बेसिकली जितने जो वर्ण है इन सभी का उत्पन्न हुआ है एक पुरुष से, और ये पुरुष काफी बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसको ये ब्राह्मण लोग आदि मानव कहा करते। ठीक है, ये कहते थे इस आदि मानव के मुंह से ब्राह्मणों का उद्भव हुआ है, उसकी भुजाओं से क्षत्रियों का उद्भव हुआ है, और वैश्य जो है वो उनकी जंगा से उत्पन्न है, और शूद्रों की उत्पत्ति उस आदि मानव के पैरों से हुई है। और ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये एक दैवीय व्यवस्था है जहां पर आप कितना प्रतिष्ठित रहेंगे ये आपके जन्म पर आधारित होता है। अगर आपने जन्म लिया ब्राह्मण कुल में तो आप जो है ब्राह्मणवादी कहलाएंगे, बहुत अच्छे आपको यज्ञ वेद वगैरह इन सारी चीजों का सम्मान मिलेगा। अगर आप वैश्य कुल में शूद्र कुल में उत्पन्न हुए तो आपका कोई भी अस्तित्व एक तरीके से है ही नहीं, क्योंकि आपको सभी की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये भी कहा कि राज्यों को इसका पालन करना होगा। ठीक है, तो पुरुष सूक्त में ये सारी चीजें कही। ठीक है, तो अब याद रखेंगे, बिल्कुल इजी है। पुरुष सूक्त में वर्णित ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण, पहले तो ये है कि एक आदि मानव शरीर से सभी का उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पुरुष इंपॉर्टेंट, आदि मानव ब्राह्मण इंपॉर्टेंट, क्षत्रिय इंपॉर्टेंट, वैश्य शूद्र और दैवीय व्यवस्था, तो इन सभी को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इससे क्या होगा, एकदम आपका फोकस जाएगा उस पॉइंट पे, है ना। आगे इंग्लिश में देखेंगे, एक्सप्लेन द ब्राह्मणिकल व्यू डिस्क्राइब्ड इन द पुरुष सूक्त, द इंफॉर्मेशन अबाउट है। एक सेकंड, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है ना, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नहीं पढ़ना है आपको, ये याद रख लो बस। ठीक है, ये सारी के सारी चीजें। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है ये हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। आगे देखें, आगे दिया हुआ है ब्राह्मणीय सिद्धांतों में जाति भी वर्ण की तरह ही थी, अर्थात ब्राह्मणवादी जो सिद्धांत थे इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, जन्म पर आधारित। तो इसी तरीके से ब्राह्मणीय सिद्धांतों में जाति भी ऐसी ही थी। अब कैसे कैसे, देखो कैसे, बेसिकली देखो ब्राह्मणीय सिद्धांतों में वर्ण की तरह जो जाति हुआ करती थी ये जन्म पर आधारित थी, अर्थात
मान लेते हैं आपके ये 4 वर्ण हैं, मान के लेते हैं ही, ये 4 वर्ण हैं, तो हर एक वर्ण में कई सारी जातियाँ होती थी, तो जाति भी जन्म पर आधारित होती थी, ठीक है? अब देखो, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं कि जो वर्ण थे वो केवल 4 हुआ करते थे, लेकिन जातियाँ जो थी ये कई हजारों की संख्या में हुआ करती थी, इनकी कोई संख्या नहीं थी, ठीक है? लेकिन कई जगह पे इसका आमना-सामना भी हुआ, वर्ण का भी, जाति का भी। क्या? जैसे वो लोग जो जंगल में रहते थे, यानी कि जैसे निषाद हो गया, एकलव्य बेसिकली हाँ, एकलव्य भी जो था इसी से संबंधित था। तो जंगलों में रहने वाले जो निषाद थे या फिर वे लोग जो कई तरीके के व्यवसाय करते थे, कार्य करते थे, जैसे कि स्वर्णकार, इन सभी को क्या था, वर्ण व्यवस्था से अलग करके जाति व्यवस्था में वर्गीकृत किया गया। तो इसीलिए जाति बहुत मात्रा में फैली हुई थी, ठीक है? वे जातियां जिनका एक ही जीविका अथवा समुदाय से जुड़ी हुई थी, अर्थात वे जाति, मान लेते हैं यहाँ पे हमने 3 जाति ले ली, एक ए जाति, बी जाति, सी, डी, ई, 5 ले ली हमने, 5 जातियां। अब ये 5 जातियां जो है वो एक ही काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कुम्हार का काम ये सारी की सारी जातियां करती हैं। तो इन पांचों ही जातियों को, पांचों ही जातियों के लोगों को श्रेणी घोषित कर दिया गया, ठीक है? क्या घोषित कर दिया गया? श्रेणियां घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से आप ऐसे याद रखेंगे। जैसे ब्राह्मणी सिद्धांतों में वर्ण जन्म पर आधारित थे, जाति भी जन्म पर आधारित थे। हाँ, वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, जातियां वहाँ कई सारी थी। जैसे कि जंगल में रहने वाले निषाद, व्यावसायिक वर्ग, ठीक है? इन सभी को आप किसी वर्ण में नहीं रख सकते थे, इसलिए इसके लिए जातियां बनाई गई और कई सारी जाति जो एक ही व्यवसाय से एक ही जैसा कार्य करती थी, उन्हें श्रेणी कह दिया गया। सिंपल सा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 के इंग्लिश में देखेंगे, इन ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स कास्ट वाज आल्सो लाइक अ वन। इन ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल कास्ट आल्सो वाज आल्सो लाइक अ वन, किस पर बेस्ड थी? दोनों के दोनों ही बेस्ड ऑन बर्थ, बट जो वन वन थे वो 4 थे, लेकिन यहाँ पे कास्ट का कोई फिक्स नंबर नहीं था, ठीक है? तो इस तरीके से आपसे समझ सकते हैं। आप बाकी के पॉइंट को भी यहाँ से रीड आउट कर लीजिए। इस चैप्टर का और इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, महाभारत एक सदृश्यता की खोज स्पष्ट की। सदृश्यता अर्थात महाभारत की खोज के संबंध में आपको सारी चीजें यहाँ पे बतानी है। महाभारत में हमें युद्ध के बारे में, वनों के बारे में, राजमहल के बारे में, बस्तियों के बारे में, लोगों के बारे में और भी बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स, श्लोक, इनके बारे में एक जीवंत चित्रण देखने को मिलता है, ठीक है? अब इसकी जब खोज की शुरुआत करते हैं, तो खोज की शुरुआत होती है 1951 से 52 के बीच में। एक व्यक्ति थे, पुरातत्ववेत्ता थे, इतिहासकार थे, इन्होंने, जिनका नाम था बीबी लाल। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, 1951-2 में मेरठ, वर्तमान का उत्तर प्रदेश का अधिकतर इलाका आ जाता है, तो मेरठ के हस्तिनापुर गांव में उत्खनन कार्य शुरू कर दिया। एक चीज और, अब कई बच्चे कहेंगे सर हस्तिनापुर का कुछ एरिया तो जो वो हरियाणा में भी आता है, लेकिन हम वर्तमान के ज्यादातर हिस्से की बात कर रहे हैं तो हस्तिनापुर मतलब यूपी आएगा, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, हस्तिनापुर गांव का उत्खनन करवाया और इन्होंने देखा कि संभवतः ये जो हस्तिनापुर गांव है, ये उस समय जो कुरु लोग हुआ करते थे, उनकी, कुरु वंश की राजधानी रही हो, ठीक है? अब खुदाई के दौरान बीबी लाल को यहाँ पे 5 स्तर के साक्ष्य मिले, कई सारे साक्ष्य मिले, लेकिन जिसमें से आपके लिए मात्र दूसरा और तीसरा है। दूसरा क्या बताता है, इसमें घरों के बारे में था। क्या? बीबी लाल ने घरों के बारे में लिखा कि हमने जिस क्षेत्र को खोदा है, वहां पे हमें कई सारे ऐसे घर मिले हैं जहाँ पे हो सकता है कि इनको किसी बिना परियोजना के बनाए हुए बना दिया गया हो, ठीक है? लेकिन एक चीज यहाँ पे ये देखी गई कि जितनी भी दीवारें यहाँ पे बनी हैं, वो मिट्टी की दीवारें हैं और कई दीवारों पे सरकंडे, कई दीवारें जो है वो सरकंडे से बनाई गई थी और उसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर भी चढ़ाया गया था। अर्थात दीवारें मतलब ये था कि जैसे होता है ना, आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है? मोहनजोदड़ो बेसिकली एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में हमें बताता था, लेकिन इसके ठीक उलट जो कहानी है, वो यहाँ पे दूसरे स्तर की आ जाती है। फिर आता तृतीय स्तर। तो यहाँ पे क्या था, इस यहाँ पे तृतीय काल में जो कच्चे और कुछ पकी हुई ईंटें थी, इससे घर को बनाना शुरू कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे छोटे-छोटे घट ईंटों को